नमस्कार। वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सीडीपी बाय आंचल। बेटा, आज की क्लास भी आपकी पुरानी क्लासेस का कंटिन्यूशन है। तो प्रैक्टिस बैच के लिए आज आपका पेडागोजी का मॉड्यूल है। क्लास पेडागोजी की दूसरे नंबर की है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 5वें नंबर की क्लास है। दोबारा से नए बच्चे अगर जुड़ना चाहें उनके लिए खास मैंने लिखा है, ये प्रैक्टिस बैच है। इसका प्राइस जो है वो 2000 है। इसके अंदर आप लोगों को एक 500 रुपए की बुक अलग से मिलती है और उसके अंदर मेरे तीनों मॉड्यूल्स के आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो पीआरटी के पेपर को कवर करते हैं। इसमें जो 2000 का बैच प्राइस है, 500 रुपए की बुक इसमें इंक्लूड है। हाँ, बुक जो है वो आप लोगों को अगर फिजिकल फॉर्म में चाहिए अपने लिए तो कोरियर प्राइस आप लोगों को देना हो। और जो बच्चे बैच को नहीं लेना चाहते, केवल बुक को परचेज करना चाहते हैं, वो बच्चे 500 रुपए की बुक परचेज कर सकते हैं। अब मेरे एप्लीकेशन का नाम नए बच्चों के लिए दोबारा से बता रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरा फुल कोर्स पढ़ना हो या प्रैक्टिस बैच लेना हो या बुक लेनी हो, जो भी आपको करने के लिए आप लोग ब्रेन एनरिचमेंट एकेडमी मेरे ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको ये कोर्सेज मेरे सारे शो हो जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस बैच क्यों इंपॉर्टेंट है? जिन लोगों ने DSSB PRT का पढ़ लिया है, चाहे मुझसे पढ़े हैं, किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हैं, अब वो चाहते हैं प्रैक्टिस को करना, क्योंकि थियरीज तो आप लोगों को यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल हो जाती है। थियरीज आपकी सभी पेपर्स में सेम ही है, चाहे वो पेपर आप लोगों का KVS के लिए हो या आप लोगों का सुपर टेट के लिए हो। कंटेंट तो वही है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका, इसमें हर स्टेट का एक लोकल फ्लेवर होता है और वो जब तक उस पेपर्स को आप एनालाइज नहीं करेंगे तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को और उसका कंटेंट को, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना जरूरी है। मेरा ये बैच इस चीज को बखूबी कवर करता है, इसीलिए डेमोज लगाए हैं कि पहले आप अच्छे से ढोल बजा के देख लीजिए। जो मैंने 3 मॉड्यूल्स बोले हैं उसमें पहला मॉड्यूल चाइल्ड डेवलपमेंट का है, बाल विकास का पार्ट हुआ। नंबर 2 पर पेडागोजी शिक्षण शास्त्र का हुआ। थर्ड के ऊपर एजुकेशन शिक्षा का हुआ। अब शुरू करते हैं क्लास पेडागोजी की। कल मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जो आपका टीचर है वो बच्चों को हाफ सर्कल के अंदर बिठा रहा है। पेडागोजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें आपका क्लासरूम अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा, कब आप बच्चों को हाफ सर्कल में बिठाएंगे, कब आप उनको रो वाइज पंक्तिबद्ध रूप में बिठाएंगे, ये सब चीजें आपको पेडागोजी में पढ़नी है। तो जहां पर भी आप चाहते हैं कि कोई भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं या कविता गायन कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो मेरा कविता वाचन है वो सभी बच्चों तक पहुंचे, तो पंक्तिबद्ध में पीछे तक जाते जाते आवाज जो है वो कम होने लगती है। और अगर किसी भी बच्चे का थोड़ा सा भी हार्ड ऑफ हेयरिंग है, थोड़ा सा भी कान में सुनाई कम पड़ता है, तो उस प्रकार के बच्चों के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन अगर हम हाफ सर्कल में बिठाते हैं, और हाँ, एक बार किसी अन्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपकी क्लास में श्रव्य बाधित यानी कि HI हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे हैं, तब आपके लिए कौन सा स्टाइल, कौन सा अरेंजमेंट बढ़िया रहेगा? फुल सर्कल, हाफ सर्कल, और एक था आप लोगों का लीनियर का, फिर था नन। 4 ऑप्शन थे। तो अगर आपको फुल सर्कल और सेमी सर्कल में भी चॉइस मिलेगी तो आप आंसर अपना सेमी सर्कल का देंगे, जिसको हम हाफ सर्कल कह रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बातें अपने आप में बिल्कुल ठीक है, चाहे आप पोएम का करें या एक्सपेरिमेंट को आप दिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को दिखा रहे हैं क्या डूबा क्या तैरा, दोनों ही चीजों सही रहे। आंसर बना आप लोगों का B वाला। अगला क्वेश्चन अब आता है कि अगर आप प्री स्कूल लेवल के ऊपर बच्चों का इंक्लूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स? PCC का पार्ट आप लोगों को भी पढ़ना है, PRT वाले बच्चों को भी पढ़ना है, NTT के लिए तो मस्ट है, तो करना ही करना है। अब जो बच्चे PRT के हैं, आप लोगों को नियोस का कंटेंट बहुत जगह पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, पर नियोस का जो कंटेंट है ना वो बहुत पुराना लिखा हुआ है, उसको अपडेटेड नहीं किया गया है। पर जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार नई चीजें भी पूछ ली जाती है। जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पार्ट के लिए नियोस पे रिलाई कर रहे हैं, कुछ हद तक आपकी चीजें हो जाएंगी, लेकिन बहुत बड़ा जो मेजर चंक है वो आपका कवर नहीं कर पाएगा नियोस का, बिकॉज नो थियरी इज गिवन इन नियोस। कोई भी ऐसी थियरी आपका सिद्धांत नहीं दे रखा है। तो अब जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है NEP 2020 में इसका मेन जो असेंस है वो इसी बात को लेकर है कि इक्विटी बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर
क्षमता आधारित समावेशी शिक्षा इसका मेन पिलर है। अब इसके अंदर जरूरी क्या है कि जो भी पर्सोनल है, मतलब जिनको भी आंगनवाड़ी हुआ या बालवाड़ी नाम दिया या प्री स्कूल दिया, इसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाए। तो इसके अंदर आपको सारी बातें पढ़नी है कि इसके अंदर आपका पीटीआर क्या है, क्योंकि जो पीटीआर आप आरटी 2009 में पढ़ते हैं उसके अंदर तो आप लोगों को प्राइमरी के हिसाब से, अपर प्राइमरी के हिसाब से दे रखा है, क्योंकि वो एलिमेंट्री तक का है तो 8वीं तक का ही बताएगा ना, पहली से 8वीं तक का। लेकिन प्री स्कूल का अलग होता है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैं हमेशा करवाती हूँ पीटीआर का एससीडीजी वगैरह को लेकर, और वो क्वेश्चन हर एग्जाम में ही आ जाता है, चाहे केवीएस हो, ईएमआरएस हो, एनवीएस हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एनी टीचर को टेल यू, एनी टीचर का मतलब का होल्ड है अपने कंटेंट के ऊपर, तो वो आपको बता सकता है कि ये कुछ क्वेश्चन है जो डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ प्री स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है फिजिकल एनवायरनमेंट आपका बैरियर फ्री हो। इसके लिए टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, कई बार ये टर्म पूछी जाती है, इसे कहा जाता है LRE, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, न्यूनतम बाधित वातावरण। की बात है करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल हो, एक्सेसिबल हो। करिकुलम आपका लचीला इसलिए है कि हम यहाँ पे टीचर्स को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। एज पर द कंडीशन ऑफ द क्लास, सिचुएशन ऑफ द क्लास, आप अपने अकॉर्डिंगली करिकुलम को चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक में भी आपकी दे रखी है, बट एक्टिविटी को कराने के लिए हो सकता है कुछ चीजें आपको अपने लेवल पे बदलनी पड़ेगी। अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, तो हाँ, आपको सारी चीजों को करना होगा। और यहाँ पे हमारे VI वगैरह के केस में तो प्लस करिकुलम भी रखा जाता है। प्लस करिकुलम का मतलब होता है जहां पर जिस भी प्रकार की निर्योग्यता है, उस निर्योग्यता की प्रकृति के अनुसार बच्चों को कुछ खास प्रकार के कौशलों में निपुण करना, सो दैट दे कुड ऑल्सो हैव अ नॉर्मल लाइफ जस्ट लाइक अदर्स। मान लीजिए अगर VI का केस है तो उसमें ओरिएंटेशन के लिए, मोबिलिटी के लिए उनको पहले प्रशिक्षित करना होगा ताकि वो आ जा सके, और उसके लिए भी ध्यान रखना होगा कि स्कूल जो है वो आपका LRE हो। और अभी हमारे सभी स्कूल्स LRE यानी कि प्रॉपर तरीके की इंक्लूसिव के इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर नहीं होते हैं, अभी भी ये काम चल रहा है। ठीक है, तो तीनों ही बातें अपने आप में सही है। आंसर बन गया आप लोगों का D वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग लिख लीजिए। मैंने बोला है आप लोगों को बेंड्यूरा का सिद्धांत आएगा ही आएगा। मैं दिल्ली वाले पेपर के लिए कह रही हूँ, केवीएस में क्वेश्चन आता है पर उसका क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का होगा। दिल्ली के पेपर में क्या क्वेश्चन बनना है, उसके अंदर या तो आपका थियरी का नाम क्या है, जो बदला हुआ नाम था, हमने SL करते हैं सोशल लर्निंग, बट एक्चुअली इट इज सोशल कॉग्निटिव लर्निंग विच वाज लेटर चेंज। ये कौन कौन से इज्म को लेकर है, ये वाला क्वेश्चन केवीएस पेडागोजी में बनता है, क्योंकि वहां पे इज्म, क्योंकि ये दो इज्म के साथ मिला हुआ है, दो इज्म का संगम है, एक आपका बिहेवियरिज्म है, एक आपका कॉग्निटिविज्म है। इसके अंदर आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग के स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के नाम कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर रेनफोर्समेंट वर्ड से आप क्या कहना चाहते हैं, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला क्या स्किनर का रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं या किस प्रकार के रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के स्टेप का सीक्वेंस अपने आप में क्या होगा, सेल्फ एफिकेसी किस बात को लेकर है, इसमें कौन से प्रकार के प्रभाव आएंगे। तो वो 4 प्रकार के प्रभाव है। 2018 में हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन प्रभावों को लेकर आया था। एनीवेज, तो हाँ, ऑब्जर्वेशन लर्निंग को मैंने पिछली क्लास में बताया था, विकेरियस लर्निंग बोलते हैं, इनडायरेक्ट लर्निंग है, यानी कि आप अपने अनुभवों से नहीं सीख रहे हैं। इट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, रिमेंबर दिस थिंग। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, विकेरियस लर्निंग इज सेम एज दैट ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, क्या आपका विचित्र अधिगम अनुभविक अधिगम के समान है? बिल्कुल गलत बात है, दोनों बिल्कुल अलग है। मॉडलिंग का मतलब क्या है, जो भी आपका रोल मॉडल जिसको आपने माना है और आप उसके ही एक्शंस को हूबहू करके देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ये प्रत्याशा है कि जिस प्रकार उस सेलिब्रिटी को फेम एंड नेम मिला है, उसके पद चिन्हों पर चलने के बाद मुझे भी वही मिलेगा, मेरी भी यही प्रत्याशा है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस चीजों को जो दोहरा रहे हैं वो हम मॉडलिंग कहते हैं। इसी शिफ्ट को क्वेश्चन आएगा, मॉडलिंग जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के कौन से स्टेप के साथ रिलेट की जा सकती है। तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस कुड बी फ्रेम्ड फ्रॉम वन सिंगल थ्योरी। तो मैं आप लोगों को यहाँ भी बता रही हूँ और बैच में तो बताते ही आई हूँ जितने लोगों ने पहले पढ़ा है, तो दोनों ही बातें अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमर। बेटा विमर का जो कंसेप्ट है ये नया है, 2002 का कंसेप्ट।
अगर मैं अपनी दिल्ली की ही बात करूं तो हमारे यहाँ जो मेन सीआई है उनके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें भी विमर का क्वेश्चन आता ही है। इन्होंने लर्निंग के ऊपर काम करा है। अब एक चीज आपको बताऊंगी, जैसे मैंने क्लास में आपको बोला था परसों वाली क्लास में कि आपके लर्निंग के लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर बहुत सारे अप्रोचेस हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि विमर का जो काम है ये काम कौन से अप्रोच से रिलेटेड है, किस अप्रोच से रिलेटेड है। अब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये आपका टीचर सेंटर्ड है, अगर मैं 4 ऑप्शन बना दूं तो ठीक है। ये आपका लर्नर सेंटर्ड है, ये आपका लर्निंग सेंटर्ड है, ये आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का बनेगा मेरे बनाए हुए क्वेश्चन का, ये आपका लर्निंग सेंटर्ड। अब आपके लिए थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग सेंटर्ड में क्या फर्क है पिछली क्लास में बताया है। जहाँ पे आप लर्नर की विशेषताओं को, यानी कि उसके जो भी अपने आंतरिक कारक है या वो किस प्रकार के बाहरी कारकों में किस प्रकार के वातावरण से प्रभावित होता है, उन चीजों को लेकर है तो वो लर्नर सेंटर्ड होता है। और लर्निंग सेंटर्ड में है कि लर्निंग एक्चुअली होती किस प्रकार से है। तो इनका मानना है लर्निंग सेंटर्ड को लेकर। और अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए किसी और शिफ्ट को यही ऑप्शंस को देके पूछे एनईपी 2020 किसको लेकर फोकस है, अगेन इट विल बी योर सेम आंसर, लर्निंग बेस्ड है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विमर का है, चौथा वाला ऑप्शन नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ये हो जाएगा आपका द रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की क्या भूमिका है, अध्यापक की भूमिका। तो इसमें जो आंसर है वो बी वाला है, जो नहीं है, क्योंकि विमर की जो स्टेप है उसके अंदर 5 स्टेप उसमें दे रखे हैं कि फंक्शनैलिटी आपकी कंटेंट की क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या है, आपका प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन क्या है, आप बैलेंस को किस प्रकार मेंटेन करेंगे, आपका फंक्शनैलिटी जो है वो कंटेंट और टीएलएम जो भी मटेरियल वगैरह आप लेकर आते हैं उसको क्या है। तो यहाँ पे कल्चर को लेके बात नहीं, तो आंसर आपका बनेगा बी वाला। और विमर का क्वेश्चन आता है ऑल आर द मेजर कंपोनेंट्स जो कि क्लासरूम में इन्वॉल्व है, एक को छोड़। तो ये शायद मेरे ख्याल से आप आसानी से निशान लगा पाएंगे कि इसमें आपका इवैल्यूएटिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, बिकॉज हमारे को बच्चों का देखना है, तो हम असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम मांग रहे हैं, क्लासरूम ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं कि कहाँ पर आप कैसे अपनी चीजों को, अपने कंटेंट को किस प्रकार डिलीवर करते हैं, कक्षा प्रबंधन की आप कौन सी शैली को इस्तेमाल करते हैं, क्या आप अथॉरिटेरियन में है या आप अपना डेमोक्रेटिक के अंदर चलते हैं, तो किस प्रकार का आपका लीडरशिप स्टाइल वगैरह क्या है। तो ये तीनों बातें ठीक है, लेकिन ये वाला टीचर की परफॉर्मेंस वाला ये आपका आंसर बन गया। 16वां क्वेश्चन। अब बस ग्रुप, बेटा ये क्वेश्चन ना नियोस का कंटेंट बहुत बिखरा हुआ है, कभी कभी इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस अलग अलग रूप में आते हैं। 2018 का देखें, 2022 का देखें, दोनों में अलग अलग रूप में है, क्योंकि एक बार बनाया हुआ है 505 ईवीएस में से बनाया हुआ है और एक बार 502 यूनिट नंबर 4 में से बना रखा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पर भी आप लोगों को 3 या 4 ये दिख रहा है तो वहां से आपको आंसर मिलेगा। तो 6 to 8 नहीं, 4 to 8 नहीं, ये बन जाएगा आपका 3 to 6। बस ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहां पर आप डिस्कशन करवाते हैं, तो जहां पे आप कोऑपरेटिव लर्निंग को लेकर चलते हैं, जो कि आप लोगों का सहकारी अधिगम होता है, तो वहां पे टीचर जब भी ग्रुप्स वगैरह को बनाती है तो उस ग्रुप का समूह जो है वो इतना रखती है जिसमें 3 से 6 बच्चे होते हैं और उनके बीच में ही डिस्कशन को कराने का टाइम दिया जाता है। तो ये कहलाता है बस ग्रुप। इसकी जो समूह संख्या है वो कई बार पूछी गई है। मैंने कहा ये क्वेश्चन 2018 में जो आया था ऑफलाइन वाले पेपर में, जो 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर को, क्योंकि 18 में 4 पेपर जो है वो ऑफलाइन हुए थे और फिर उसके बाद नवंबर के बाद जो पेपर शुरू हुए थे वो सारे अपने ऑनलाइन गए थे। आंसर आपका बन गया इसमें सी वाला, एल्बर्ट बेंड्यूरा। अगेन आना ही आना है क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके नियोस में अच्छे से कवर नहीं किया गया है, लेकिन मैंने जब भी आप लोगों को बेंड्यूरा पढ़ाया है उसमें रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में हमेशा बताया है। एक प्रकार का पारस्परिक दृढ़ता है कि अंदर कोई भी व्यक्ति को आप लर्नर कहना चाहते हो, वो लर्नर, उस लर्नर का अपना किस प्रकार का एनवायरनमेंट है और उसका कॉग्निशन जो उसके बिहेवियर में दिखाई पड़ रहा है, ये तीनों चीजों का एक समागम है। तो होता ये है कि व्यक्ति वातावरण से प्रभावित होता है,
उसको जो भी समाज में प्रचलित चीजें हैं उनसे उनको वो निभाता भी है, उनकी मॉडलिंग भी करता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे मॉडलिंग करी वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए। मान लीजिए आप किसी को कॉपी करते हैं, आप इतना बढ़िया, आप नकल इतनी बखूबी कर गए कि असली वाले को आपने पीछे छोड़ दिया और नकल करके आप बहुत आगे निकल गए। आजकल तो ट्रेंड भी यही है। तो हो सकता है कि आप जिस वातावरण से प्रभावित हुए, अब आप उस वातावरण के अंदर एक मॉडल बन गए हैं, हु इज टू बी मॉडल्ड बाय अदर्स। और वो नकल को बखूबी करने के लिए आपका कॉग्निशन भी बहुत अच्छा है, तभी आपने असली को धकेल के आप आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में ये एक ऐसा रिलेशन है जो बाई डायरेक्शनल है, एक इंडिविजुअल का, उसके एनवायरमेंट का और उसके बिहेवियर का। तो इसको कहा गया रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो इसमें पूछा गया है कि एक पर्सनालिटी मतलब एक इंडिविजुअल जो है उसका जो भी व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो किन दोनों के बीच का अंतःक्रिया है। तो वातावरण भी है इसके अंदर और उसका व्यवहार भी है, दोनों ही बातें आ जाएंगी। नाउ दिस पार्ट इज नॉट गिवन इन योर नियोस, ठीक है। तो जो भी आप पढ़े, नियोस इज ओनली अ गाइडिंग टॉर्च दैट इज शोइंग यू द पाथ टू सक्सेस। कि अगर आपने पीआरटी के पेपर को क्रैक करना है तो नियोस को आपको कैसे पढ़ना, उसकी एक वर्ड को टटोल टटोल के उसके पीछे का क्या लिखा है, और मतलब रीड बिटवीन द लाइंस एंड बियॉन्ड द लाइंस, दोनों चीजों को करना है आपको। ऑन द लाइन से काम नहीं बने। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा ग्रेट एजुकेशनल पोटेंशियल है कि आपको लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है कि जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक इज अ सोल सोर्स ऑफ टीचिंग। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक बहुत सारी चीजें हैं जिनका एजुकेशनल पोटेंशियल जो है वो शायद टेक्स्ट बुक से ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग एक्टिविटीज। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल लेसन जो सिविक्स के अंदर दिए गए हैं सेल्फ गवर्नमेंट के, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैगजीन जो हम करवाते हैं जिसमें कि बच्चे अपने लेखन को लेकर जिनके अंदर बहुत अच्छे कौशल होते हैं उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू उनको मिलता है। दोनों ही बातें अपने आप में ठीक। अब ये क्वेश्चन बाकी शिफ्ट्स में किस किस तरीके से घूमेगा, ये क्वेश्चन बेटा कई रूपों में घूम सकता है कि आपको ना एक्टिविटीज की कैटेगरीज भी करनी होगी। अगर आप मान लीजिए इस प्रकार के सीट्स के अंदर जो लेसन है वो सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू दे रहे हैं, तो अगली शिफ्ट में आएगा ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है ये कौन सी एक्टिविटी की श्रेणी का उदाहरण है। क्या ये एस्थेटिक एंड कल्चरल का है, क्या ये सिविक डेवलपमेंट का है, मोटर स्किल का है, फिजिकल स्किल का है, किसको लेकर है। तो आपको पता होगा यहाँ पे ये सिविक डेवलपमेंट को लेकर है। आगे चल के मैंने क्वेश्चन लगाए हैं इस प्रकार के भी, क्योंकि ये कुछ ऐसा कंटेंट है कि जिसने पढ़ा है नियोस को बहुत अच्छे से वो मेक आउट कर सकता है, क्योंकि वहां पे पेपर में ये बात बहुत मैटर करेगी कि आप कितनी जल्दी आंसर कर पाते हैं। वहां सोचने का टाइम नहीं है। तो जिसने नियोस को समझ लिया है, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ही विल हार्डली टेक्स अ सेक। तो आपको 1 सेकेंड ही लगना है और आपने झट से क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा लिटरेरी, वही एक्टिविटीज वाला जो कह रही थी, ऐसे क्वेश्चन मैंने और भी लगाए हैं। कल वाली क्लास भी जो लेकर आऊंगी उसमें भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन कल वाली आपकी पेडागोजी की लास्ट होगी। एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट एंड फिजिकल हेल्थ, लिटरेरी में ये नहीं होगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट की फिर एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है, अगर एक पल के लिए मुझे देखना हो तो फिजिकल डेवलपमेंट में ये भी ध्यान रखना बेटा कि फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज अलग होंगी, मोटर डेवलपमेंट की अलग होगी। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर है, मान लीजिए जो भी आप लोगों का जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, इस प्रकार की जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, खासकर आपकी बड़ी ग्रॉस मोटर स्किल। मोटर डेवलपमेंट में हो गया जिस प्रकार से आप बच्चों को बीडिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे माला वगैरह बनवाना या मोती वगैरह उसमें डालना, या छोटे छोटे चने की दाल वगैरह के दानों को किसी बड़े ऊंट की आकृति के ऊपर उनको लगाना, वो कहलाता है मोटर डेवलपमेंट, जिसमें जो फाइन मोटर स्किल है बच्चे के वो इंप्रूव होते हैं। उसके बाद है आप लोगों का ये फिजिकल डेवलपमेंट में ऐसे आना चाहिए। तो लिटरेरी एक्टिविटीज में फिजिकल डेवलपमेंट वाला पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, इसमें डिबेट, राइटिंग आर्टिकल, ड्रामेटाइजेशन बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा, केवल सेकेंड वाला पार्ट आपका सही है, तो आंसर बन गया आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट एकलव्य, बेटा हमारा ना यूजुअली हम केवीएस हो गया, वहां पर एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करते हैं और आपके जितने भी स्टेट्स वगैरह में तकरीबन, लेकिन जैसे हम अब इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि अल्टरनेटिव एजुकेशन, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ नहीं, उसमें मैंने पढ़ाया है आपको, उससे अलग जाकर भी पढ़ाया है।
ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग, वैकल्पिक विद्यालय जिसमें ऋषि वैली प्रोजेक्ट वगैरह या कर्नाटक वगैरह का नली काली है। तो ये कुछ इस प्रकार के स्कूल है जिसमें करिकुलम जो है ये अपने लोकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये करिकुलम को प्लान करते हैं और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है। तो इनमें ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक ही लगवानी है, ये इनके लोकल कंटेक्स्ट को लेकर है। तो इनकी किताबें हैं एकलव्य। वो किताबें लिखी ही बड़े खूबसूरत तरीके से है। वैसे तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो एनसीएफ 2005 लेकर आया वो किताबें भी पहले वाली किताबों से बहुत अच्छी थी, बट एकलव्य इज वन स्टेप अहेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसके अंदर कुछ चीजें इस प्रकार की दे रखी है कि मतलब इट्स रियली थॉट प्रोवोकिंग। वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट, आप पढ़ते चले जाते हैं, हाउ डज द टाइम फ्लाई नोबडी नोज, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये जो किताबें हैं इसमें लोगों को अपनी आवाज देने का मौका दिया। दिस इज द बेस्ट पार्ट इन एकलव्य बुक्स। इट वॉज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पैटर्नलिस्टिक स्टेट। नहीं, ये वाली बात गलत है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा ओनली फर्स्ट। तो बेटा आज के 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अगले 10 क्वेश्चन में आप लोगों का पेडागोजी का तीसरा वाला डेमो ओवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के एजुकेशन के 3 डेमोस लगाऊंगी। 15 अगस्त को बैच मेरा शुरू हो जाएगा। क्लासेस आप लोगों की थ्राइस वीक रहेगी, MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एंड बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बैच प्राइस 2000 रुपए है, 500 रुपए की बुक इसमें इंक्लूड है। जो बच्चे पुराने हैं उन बच्चों को इसी 2000 रुपए के अंदर बुक के साथ साथ जो उनका कोर्स की 6 महीने की वैलिडिटी है वो भी बढ़ाकर दी जाएगी। तो ये है कॉस्ट डिलीवरेबल्स। और जितने भी बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जिसको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वाकई ही आप, मुझे लग रहा है कि मैंने DSSB वाला PRT तैयार किया है, सुपर टेट KVS वाला नहीं है। कंटेंट वही, लेकिन क्वेश्चंस का स्टाइल और कहां से क्वेश्चन बनना है वो हर पेपर का नेचर बिल्कुल अलग होता है। तो आज की क्लास यहीं पर। नमस्कार।